हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर डियाब्लो ने ज़ावियन को बता दिया था कि हॉल ऑफ सोल कुछ बड़ा कर रहा है, जिसके लिए उसने पहले से भी ज्यादा सोल्स इकट्ठा करना शुरू कर दी। लेकिन वो क्या चीज है इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी वजह से ज़ावियन के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डिमोनिक फ्लेम को हासिल करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, जिसे लेने के लिए ये लोग स्पेटल ट्रेड फेयर में आ गए थे, जहाँ की एक लोकल शॉप से ज़ावियन ने क्वीन मेडुसा के लिए एक बहुत ही ज्यादा कीमती स्टोन ट्रेजर भी खरीद लिया था। इसके बाद स्पेटल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई थी, जहां पर बारी बारी करके अलग अलग आइटम दिखाए गए, जिनमें से एक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का आखिरी टुकड़ा भी था, जिसे हासिल करने के लिए वहां पर एक और मिस्टीरियस आदमी भी मौजूद था। लेकिन मास्टर डियाब्लो सबसे बड़ी बोली लगाते हुए उस मैप के टुकड़े को ज़ावियन के लिए जीत लेते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ऑक्शन के खत्म होने के बाद ज़ावियन और उसके दोस्त वहां से बाहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते ज़ावियन मास्टर डियाब्लो से कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का टुकड़ा हासिल करना इतना ज्यादा आसान होगा, मैंने ये सोचा नहीं था। सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली हो चुका है। मगर दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो यहाँ पर ऑक्शन में मौजूद उसी मिस्टीरियस आदमी को याद करते हुए ज़ावियन से कहते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी जो कि हमारे खिलाफ बिड कर रहा था, मुझे वो आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं लगता, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर ज़ावियन मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर वो आदमी है कौन। इससे पहले कि मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को कोई भी जवाब दे पाते, तभी अचानक वहाँ पर किसी आदमी की जोर जोर से हंसने वाली आवाजें सुनाई देने लगी और साथ ही साथ एक सोल बैरियर चारों तरफ से इन लोगों को घेरने लगा। ये असल में कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस आदमी था, जो कि इन लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम लोगों को यहाँ से जाने की इतनी भी जल्दी क्या है। जिसके साथ ही हवा में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि उसी मिस्टीरियस आदमी का सीक्रेट रूम निकलकर बाहर आ गया था। साथ ही साथ उसके पास ही एक और पोर्टल ओपन होकर उसके अंदर से एक और आदमी भी निकलकर बाहर आ जाता है, जिसका नाम रेन हीजी था, जो कि एक नंबर का ठरकी इंसान दिखाई दे रहा था। वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल को देखते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस सफर में मेरी मुलाकात तुम जैसी दो खूबसूरत हसीनाओं से हो जाएगी। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी इन्हें देखते ही पहली नजर में पहचान गए थे कि ये तो रेन हीजी और डाई हीजी है, जो कि दोनों ही ठरकी स्ट्रेंज सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इस परवर्ट स्ट्रेंज सेक्ट में बस सिर्फ यही दो मर्द है, बाकी के सारी डिसाइपल औरतें हैं, जिनको तो ये दोनों बुढ़ाऊ डीमन बस सिर्फ फ्लैश कैलिड्रॉन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब इनका मन हो ये उनकी कल्टीवेशन को एब्सॉर्ब करके खुद को ताकतवर बना देते हैं। मास्टर डियाब्लो की बातें सुनते हुए ज़ावियन और उसके दोस्त अभी उन्हीं डिसाइपल्स की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक यहाँ पर डाई हीजी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि याओचेन तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का टुकड़ा लेने के लिए आया हूँ। जिस पर तो मास्टर डियाब्लो भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर तुमने वो मैप का टुकड़ा हासिल भी कर लिया तब भी तुम उसे अपने पास रख नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने किसी के साथ वादा कर लिया कि वो मैप का टुकड़ा उसका होगा। ये सुनकर डाई हीजी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम समझे नहीं, एक बार मैं तुम सब लोगों को जान से मार डालूं, उसके बाद वो मैप का टुकड़ा मेरा हो जाएगा और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। ये सुनकर तो मास्टर डियाब्लो ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे कि डाई हीजी ने कोई जोक मारा हो, और वो इनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर आजमा कर देख लो। मास्टर डियाब्लो के ये कॉन्फिडेंस देखकर रेन हीजी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि बेशक याओचेन तुम बानशिंग लेवल पर जा चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम दोनों से बच पाओगे। पास में तुमने कई सारे सेक्ट्स को एक साथ मिलाकर हम दोनों भाइयों को सेंट्रल प्लेन से बाहर निकलवा दिया था, हमें तुमसे अभी तक वो बदला भी पूरा करना है। जो कहती रेन हीजी ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो ने भी अपनी डोकी एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन उससे रेन हीजी की जरा से भी परवाह नहीं। हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो ने काफी कूल तरीके से कुछ हैंड साइंस बनाते हुए हवा में एक बहुत बड़ा पाम अटैक जनरेट कर दिया था, जिसे वो रेन हीजी की तरफ थ्रो करने लगा। दूसरी तरफ रेन हीजी भी स्पाइरल टोर्नेडो की तरफ बनते हुए तीसी के साथ जाकर उस पाम अटैक से टकरा जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण ज़ावियन, क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल तो फौरन उस सोल बैरियर से बाहर की तरफ धकेले गए। जो देखकर रेन हीजी मास्टर डियाब्लो से कहता है कि तुमने बेशक मुझे कुछ लम्हों के लिए रोक दिया और उसी लम्हों में तुमने अपने डिसाइपल्स को भी यहाँ से बाहर भेज दिया, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उन्हें मारकर ही वापस आऊंगा। और ये कहती वो डाई हीजी से कहता है कि कुछ देर के लिए तुम याओचेन को यहीं पर रोक कर रखो, तब तक मैं बाहर उन लोगों का काम निपटा कर आता हूँ। ये कहती रेन हीजी फौरन से उस सोल बैरियर से बाहर की तरफ चला गया, जिसको जाता हुआ देखकर तो मास्टर डियाब्लो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम दोनों भाई मिलकर भी अभी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, और उल्टा उसने डाई हीजी तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। डाई हीजी भी मास्टर डियाब्लो की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि याओचेन तुम हमेशा की तरह अभी भी काफी एरोगेंट हो। जो कहती डाई हीजी ने फौरन से वहाँ पर मौजूद अपनी कॉन्कोबाइंस को
अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से हम देखते हैं कि डाइहीजी की पावर अचानक से बूस्ट हो गई। साथ ही वो मास्टर डियाब्लो से कहने लगा कि चलो अब असली खेल को शुरू करते हैं। ये देखकर तो मास्टर डियाब्लो अपने मन ही मन में परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पहले डाइहीजी और रेनहीजी दोनों ने अपनी पावर लेवल को कंसील करके रखा हुआ था, जिसका सीधा मतलब यह है कि रेनहीजी ज्यादा ताकतवर है और बाहर इस वक्त ज़ावियन और उसके दोस्तों की जान खतरे में होगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ ज़ावियन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रेनहीजी एक पोर्टल को ओपन करते हुए बाहर की तरफ आकर कह रहा था कि खूबसूरत लड़कियों, आखिर तुम दोनों क्या सोच रही थी कि तुम दोनों भागकर यहाँ से कहाँ जाओगी? मैं तो कहता हूँ कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो और मेरे सेट को ज्वाइन कर लो, मैं तुम दोनों को बहुत ही अय्याशियां करवाऊंगा। यह ज़ावियन तो रेनहीजी को देखते ही समझ गया था कि वो डोसो लेवल की पीक पर पहुंच चुका है, मगर ये बात सुनते ही ज़ावियन और उसके दोस्त गुस्से में आ गए और वो फौरन से पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि लगता है तुम मरना चाहते हो। जिस पर रेनहीजी जवाब देते हुए कहता है कि बेशक मैं इन खूबसूरत लड़कियों को तो नहीं मारना चाहता, लेकिन लड़के तुम मरोगे। और ये कहती वो तीसरी से ज़ावियन की तरफ बढ़ते हुए फौरन से उस पर हमले करने लगा, जहां फाइट के दौरान ज़ावियन को समझ आ जाता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर हम देखते हैं साथ ही साथ ज़ावियन ने फौरन से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बनाकर रेनहीजी पर हमला करवा दिया, जिसे काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ रेनहीजी भी एक स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन को समन कर लेता है और इन दोनों के टकराते साथ ही ये दोनों अटैक हवा में ही ब्लास्ट कर गए। जबकि साथ ही साथ रेनहीजी के साथ तेजी से ज़ावियन की तरफ बढ़ते हुए फौरन से उसे भी हिट करके नीचे की तरफ धकेल देता है। यह रेनहीजी तो अपनी जबान को बाहर निकालते हुए इस फाइट को काफी एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल ने भी रेनहीजी पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिनके साथ फाइट करते हुए रेनहीजी कह रहा था कि मुझ जैसी बुढ़ाओं को तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ खेलने में काफी मजा आएगा। ये सब देखते हुए दूसरी तरफ नीचे मौजूद ज़ावियन अपने मन में कहता है कि इसके और मेरे पावर लेवल का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है और देखकर लगता नहीं कि मास्टर डियाब्लो भी डाइहीजी के साथ इतनी जल्दी निपट पाएंगे। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम हार जाएंगे, इसका मतलब कि मुझे होल्ड बैक नहीं करना। और ये कहते साथ ही ज़ावियन ने फौरन से अपने हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के सेकंड लेयर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि ज़ावियन को काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हुए उसके पावर लेवल को बूस्ट कर देती है। दूसरी तरफ रेनहीजी ने भी ये देख लिया था, लेकिन वो ज़ावियन को सीरियस नहीं लेता, बल्कि वो एटीट्यूड के साथ कहता है कि इसका मतलब कि तुमने भी फ्लेम बर्निंग वैली का सीक्रेट सीख लिया है। जो सुनती दूसरी तरफ ज़ावियन तो तीसरी से आगे की तरफ बढ़ते हुए रेनहीजी के साथ क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। यह फाइट के दौरान रेनहीजी ज़ावियन से कहता है कि बेशक इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए, अभी भी तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल मुझसे थोड़ा सा कम है। ये कहती रेनहीजी ने ज़ावियन को फौरन से पीछे की तरफ धकेलकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच चल दिया था, जिसे ज़ावियन ने ब्लॉक तो कर दिया है, मगर साथ ही साथ ज़ावियन की हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी खत्म हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगा कि हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बावजूद भी इस डोजन के 9 स्टार 6 लेवल के वॉरियर के साथ मेरे लिए फाइट करना डिफिकल्ट हो गया है, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी अचानक पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा भी ज़ावियन के पास आकर उससे सवाल करने लगे कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों को इसे कुछ देर के लिए होल्ड करना है ताकि मैं कुछ सोच सकूं। ये सब सुनकर सामने की तरफ मुझे रेनहीजी तो उस पर हंसते हुए कह रहा था कि आखिर तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां इस नकारा इंसान के साथ क्यों ठिकी हुई हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोगों को जन्नत की सैर कराऊंगा। जिस पर तो पॉइजन गर्ल आग बगोला हो गई और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि कमीने इंसान, और ये कहती है उसने तीसरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए रेनहीजी पर हमला करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ रेनहीजी को तो उसके साथ फाइट करते हुए मजा आ रहा था, वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम जैसी हसीना मेरी बाहों में आने के लिए इतनी ज्यादा उतावली होगी मैंने सोचा नहीं था। नीचे की तरफ से ज़ावियन और क्वीन मेडुसा भी ये सब देख रहे थे, जहां पर क्वीन मेडुसा ज़ावियन से कहती है कि मैं नहीं जानती कि अगर मैं 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तो तब भी मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगी या नहीं, मगर इसके अलावा फिलहाल उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जो कहती क्वीन मेडुसा फौरन से बादलों में जाते हुए यहाँ पर 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे की तरफ आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल और हेवनली स्वेलिंग पाइथन दोनों ने मिलकर रेनहीजी पर एक साथ हमले करना शुरू कर दिए। इवन कि रेनहीजी को भी यहाँ पर उन दोनों के साथ फाइट करते हुए थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आ रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि तुम दोनों हसीना है, काफी ज्यादा यूनिक हो। एक के पास पॉइजन कैलेमिटी बॉडी है और दूसरे के पास 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की बॉडी। अगर तुम जैसी दोनों हसीना मिलकर काम करे तो तुम आसानी के साथ डोजन लेवल की पीक कल्टिवेटर्स का मुकाबला कर सकती हो, मगर तुम दोनों की बदकिस्मती ये है कि तुम दोनों का मुकाबला महान रेनहीजी से हो गया। यहाँ पर ये सब कहते हुए रेनहीजी ने एक पावरफुल स्लैश अटैक लगाते हुए फौरन से 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन पर हमला कर दिया, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो फौरन से पीछे की तरफ धकेला जाता है। पॉइजन गर्ल तो उसे बचाने के लिए सामने की तरफ आ गई थी, मगर हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती
जाती है और वो पॉइजन गर्ल से कहने लगी कि चलो मिलकर हमला करते हैं। पॉइजन गर्ल भी उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ रेनहीसी को तो इन दोनों के साथ फाइट करते हुए मजा आ रहा था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि तुम दोनों हसीनाओं के साथ यूं खेलते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। मगर चूंकि यहाँ पर पिछले कुछ देर से इन लोगों ने रेनहीसी को उलझाकर रखा हुआ था तो इसी वजह से ज़ावियन को मौका मिल चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन अपनी चारों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा था। ये देखकर तो रेनहीसी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो इस वक्त उसी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन एक न्यू तरह का एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जिसे 5 कलर फ्लेम लोटस के नाम से जाना जाता है। इस 5 कलर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने के लिए ज़ावियन एक आर्टिफिशियल फ्लेम का भी इस्तेमाल कर रहा था और ज़ावियन ने जब यहाँ पर अपनी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया तो रेनहीसी ये देखकर घबराते हुए फौरन से एक अटैक जनरेट कर लेता है ताकि वो ज़ावियन को बीच में रोक सके, क्योंकि ज़ावियन का ये अटैक वाकई में टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। मगर पीछे की तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा यहाँ पर फौरन से ज़ावियन के सामने आते उस अटैक को ब्लॉक करके ज़ावियन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि ज़ावियन को 5 कलर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ रेनहीसी को यह सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और इस वक्त वो सीरियस होते हुए कहता है कि चूंकि तुम दोनों लड़कियां लड़ना चाहती हो और बाज नहीं आ रही तो अब मजबूरन मुझ जैसे बुढ़ाओं को भी तुम दोनों पर रहम करना बंद करना होगा। यह रेनहीसी अभी ये कह ही रहा था तभी अचानक उसे साइड से मास्टर डियाब्लो की एनर्जी महसूस हुई जिसने डाइहीसी को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। डाइहीसी भी पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि रेनहीसी आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अभी तक तुमने उस लड़की को पकड़ा क्यों नहीं। डाइहीसी का ये कहना ही था कि तभी अचानक मास्टर डियाब्लो ने दोबारा से डाइहीसी पर हमला कर दिया। रेनहीसी को समझ आ जाता है कि इन दोनों के पास ज्यादा समय नहीं बचा और चूंकि वो ज़ावियन को नहीं पकड़ पा रहा है इसलिए वो फैसला करता है कि ठीक है मैं इन दोनों लड़कियों में से एक को कैप्चर करूंगा ताकि हम इसे बाद में हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करके अपनी डिमांड रख सके। जो कहती रेनहीसी ने अपनी इवल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर उसका एक ऑर्ब क्रिएट करके फौरन से क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल दोनों को उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जिस ऑर्ब के अंदर कई सारे छोटे छोटे पोर्टल थे जिनके अंदर से एनर्जी अटैक निकलते हुए क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें इन अटैक से बचने में काफी सारा डिफिकल्टी आ रही थी। जो सब कुछ नीचे से ज़ावियन भी देख रहा था लेकिन फिलहाल वो उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा कैसे तैसे उस ऑर्ब से निकलकर बाहर की तरफ आ गए, जहां बाहर आती वो दोनों तेजी से ज़ावियन की तरफ बढ़ने लगी। रेनहीसी भी उन्हें फॉलो कर रहा था ताकि वो उनमें से एक को पकड़ सके, मगर जैसे ही वो ज़ावियन के पास आने लगी अचानक से वो रास्ते से हट जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने 5 कलर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से रेडी कर लिया था, जिसे देखकर तो रेनहीसी भी घबराकर वापस से दुम दबाकर भागने लगा, मगर ज़ावियन उसे जाने नहीं देता बल्कि वो एटीट्यूड के साथ कहता है कि कमीने मरने के लिए तैयार हो जा। जो कहती है ज़ावियन ने फिर से अपने 5 कलर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस को रेनहीसी के पीछे लगा दिया। रेनहीसी भागने की पूरी कोशिश करता है और भागते भागते अचानक से हम देखते हैं कि उसने अपनी अर्थ बेल टेक्निक एक्टिवेट कर ली। इस प्रोटेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाना चाहता था मगर उसे मालूम नहीं कि एंग्री बुद्धा लोटस क्या चीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा लोटस भी यहाँ अपने टारगेट के पास पहुंचते ही काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगा, जिससे हम देखते हैं कि रेनहीसी अपने अर्थ बेल का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि 5 कलर फ्रेम एंग्री बुद्धा लोटस धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता जा रहा है, जिसके प्रेशर वेव चारों तरफ फैलते जा रहे थे और देखते ही देखते उस एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि वहां पर एक बहुत बड़ा टेरिफाइंग एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसकी एनर्जी वेव के कारण कई सारे चट्टान चकनाचूर हो गई। इवन की ज़ावियन भी उसकी इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ धकेला जाता है, जिसे क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल संभालते हुए कहते हैं कि ज़ावियन क्या तुम ठीक हो। ज़ावियन खुद को संभालते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ज़ावियन धीरे धीरे आगे बढ़कर उसी 5 कलर फ्रेम एंग्री बुद्धा लोटस के डिस्ट्रक्टिव साइड की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आकर यहां पर गिरा हो और इस अटैक के कारण रेनहीसी की भी वहीं पर मौत हो चुकी थी, जिसकी बॉडी से ज़ावियन उसके ट्रेजर्स छीन लेता है। उन्हीं ट्रेजर्स में से एक स्क्रोल भी था, जिसे देखते हुए क्वीन मेडुसा ज़ावियन से कहती है कि आखिर ये क्या है। जिस स्क्रोल को पढ़ते हुए ज़ावियन जवाब देकर कहता है कि ये तो गोल्डन डायमंड ग्लेज्ड बॉडी टेक्निक है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इनके पास होगी। यहाँ पर ज़ावियन जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हमें डाइहीसी की भी मरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे मास्टर डियाब्लो ने जान से मार डाला था और वो ज़ावियन के पास आते हुए फौरन से ज़ावियन से कहते हैं कि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, जिससे पावरफुल लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर फाइट चल रही है और वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे ताकि वो फाइट से फायदा उठा सके। इसलिए अगर हमें बिला वजह की मुश्किलें नहीं चाहिए तो हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर ज़ावियन और उसके दोस्तों एग्री हो गए थे और ये सब लोग तेजी के साथ वहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों बाद के स्टार फॉलिंग
एलियन का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ावियन ने चारों मैप के टुकड़ों को जोड़ दिया था और इसे देखते हुए ज़ावियन हैरान होकर कह रहा था कि ये तो बस एक नॉर्मल सा मैप दिखाई दे रहा है जिसकी कोई भी समझ नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये मैप काफी पुराना है और इसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा राज होगा। हमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए इस मैप की पहेली को सुलझाना होगा। ये सुनकर ज़ावियन याद करता है कि जब उसने अपने बोन विंग्स क्रिएट किए थे तो उसे कोई समझ नहीं आ रहा था और उसने जब अपने ब्लड का इस्तेमाल किया तो वो रिएक्ट करने लगे। जो सोचते ज़ावियन फौरन से अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप्स यहाँ मैप पर डालने की कोशिश करता है, मगर इसके साथ भी मैप कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। जो देखकर तो मास्टर डियाब्लो और ज़ावियन दोनों ही परेशान हो गए। ज़ावियन सोचने लगा कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या होगा। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए आखिर मुझे क्या करना होगा। मगर ये सब सोचते अचानक से उसे याद आया कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यानी कि वो तो एक फ्लेम है, फ्लेम का जरूर इससे कोई ना कोई ताल्लुक होगा। जो सोचते ही ज़ावियन ने फिर से अपनी हेमली फ्लेम को एक्टिवेट करके उस मैप पर चल दिया था और यहाँ मास्टर डियाब्लो तो ये देखकर शौक हो गए थे कि हेमली फ्लेम से इस मैप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये जलकर राख नहीं हो रहा, जो कि एक अच्छा साइन था। इसलिए वो ज़ावियन से कहने लगे कि और हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करो। जो सुनकर ज़ावियन भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। उसने अपनी हेमली फ्लेम की इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक उस मैप के अंदर से कुछ आर्टिकल्स निकलकर बाहर की तरफ आ गए, जिन कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था कि जब ट्विन मून एक साथ समन होंगे और 9 स्टार समन होकर एक साथ एक हो जाएंगे, जिस टाइम हेवन एंड अर्थ में बड़ी बड़ी लहरें उठेगी, उसी टाइम डिमोनिक लोटस प्यूरिफाइंग फ्लेम अपीयर होगा। ज़ावियन को तो ये पढ़कर भी कुछ समझ नहीं आता और वो मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि ये एक स्पेशल सेलेस्टियल फिनोमिना है जिसके बारे में मैंने सुना है कि ट्विन मून और 9 स्टार के एक होने का ये फिनोमिना हर 1000 साल में सिर्फ एक ही बार हो पाता है और इस पहेली के मुताबिक उसी दिन हेवन एंड अर्थ में बड़ी बड़ी लहरें उठेगी, जिस दिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में अपीयर होगा। ये सब सुनकर तो ज़ावियन परेशान होते हुए कहता है कि हर 1000 साल में सिर्फ एक दफा। इसका मतलब तो यही बनता है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर हमने उस मौके में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल ना किया तो दोबारा मौका मिलने के लिए हमें 1000 साल इंतजार करना होगा। जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा और कैलकुलेशन के हिसाब से लास्ट टाइम जब ये फिनोमिना हुआ था उस टाइम से अब तक 997 ईयर्स गुजर चुके हैं, यानी कि 3 साल बाद ये फिनोमिना दोबारा से अपीयर होगा। जो सुनकर ज़ावियन खुद से कहता है कि इसका मतलब कि 3 साल बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस कॉन्टिनेंट पर अपीयर होगा और यकीनन और भी कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट इस बारे में जानते होंगे जो कि हर एक डायरेक्शन से उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऊपर से हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने का। इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सब सुनकर ज़ावियन अभी उस मैप की तरफ बढ़ने वाला था ताकि वो उसे उठाकर अपने पास रख सके, मगर तभी अचानक उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलते हुए फिर से ज़ावियन की बॉडी के अंदर चली गई, जिस एनर्जी के कारण ज़ावियन तो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर गया। जबकि मास्टर डियाब्लो ये देखकर परेशान होते हुए फिर से ज़ावियन के पास आकर उसकी मदद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ज़ावियन के सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ज़ावियन को अपने सामने बहुत बड़ी एनर्जी दिखाई दे रही थी। यहाँ मास्टर डियाब्लो की परेशान भरी आवाजें सुनकर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल भी फिर से वहाँ पर आ जाती है और वो मास्टर डियाब्लो से सवाल करने लगी कि आखिर ये क्या हो गया, क्या ज़ावियन ठीक तो है। जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता। अभी उस एंशिएंट मैप के अंदर से कुछ सोल एनर्जी निकलते हुए फिर से ज़ावियन के माथे के अंदर घुस गई। लगता है कि मुझे फोर्सफुली उस एनर्जी को हटाना होगा। ये कहते ही मास्टर डियाब्लो अभी तैयार होने लगे थे, मगर तभी अचानक ज़ावियन दोबारा से होश में आ गया, जिसे देखकर मास्टर डियाब्लो तो थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ ज़ावियन होश में आते हुए सवाल करके कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पर मास्टर डियाब्लो दूसरी तरफ ज़ावियन से कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब हम पहली बार मिले थे तो तब तुम कितने साल के थे। ये सुनकर ज़ावियन फौरन से जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर मैं 15 साल का था। ज़ावियन का ये जवाब सुनकर मास्टर डियाब्लो की जान में जान आती है और वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। मुझे लगा कि उस एंशिएंट मैप से निकलने वाली वो एक्सपर्ट सोल के टुकड़े ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मैं अपने माइंड के अंदर सोल एनर्जी को महसूस तो कर पा रहा हूँ जो कि मेरे सोल सी के मुताबिक खुद को डाल चुकी है। उस सोल एनर्जी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। और हाँ मास्टर, जैसे ही ये सोल एनर्जी मेरी माइंड के अंदर इंटर हुई, साथ ही साथ मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है। ज़ावियन की ये बातें सुनकर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, यकीनन ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का पुराना मास्टर होगा जिसके बारे में मैंने कुछ एंशिएंट बुक्स में पहले पढ़ा है। वो डोडी लेवल के काफी ज्यादा करीब जा चुका था और इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो अचानक से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहां जा चुका है। ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, यकीनन ये उसी एक्सपर्ट की सोल एनर्जी होगी जो कि इस वक्त मेरे माइंड में इंटर कर चुकी है। लेकिन
लेकिन मास्टर डियाब्लो अब हम इसका क्या करें। इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने एंशिएंट बुक्स में उस आदमी के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। वो मास्टर काफी जरा अच्छा और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान था। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गिरी हुई हरकत करेगा, और चूंकि ये लाइट सोल एनर्जी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये एनर्जी तुम्हें प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम तक पहुंचाने में मदद करेगी। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो ज़ावियन से कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए खुद को पावरफुल करना होगा। कम से कम भी तुम बानशिंग लेवल पर प्रमोट कर जाओ, और इसके लिए तुम्हारे पास 3 साल है, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर तुम 3 साल में डोशिंग लेवल पर प्रमोट करके नहीं पहुंचे तो इसका नुकसान यही होगा कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हारे सामने होगी, लेकिन फिर भी तुम उसे रिफाइन नहीं कर पाओगे। जो सब सुनकर तो ज़ावियन भी परेशान हो गया, क्योंकि अगर 3 साल में वो अपनी पूरी जान लगा दे तब भी वो चाहकर डोशिंग लेवल तक नहीं पहुंच सकता, और यही बात ज़ावियन को उदास कर रही थी। लेकिन मास्टर डियाब्लो थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ावियन से कहते हैं कि तुमने कुछ बुद्धि सीड हासिल किए थे, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास मौजूद है। जिस पर ज़ावियन ने हमें सर हिलाया। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो हमें बुद्धि ट्री को ढूंढना होगा, क्योंकि बुद्धि ट्री के बुद्धि हर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम आसानी के साथ 3 साल में डोशिंग लेवल तक प्रमोट करके जा सकते हो। ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है मगर बुद्धि ट्री को भी ढूंढना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वो एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर है, जहां पर इंसानों का जाना फॉरबिड है। हम आखिर उसे कैसे ढूंढेंगे। जिस पर मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बुद्धि ट्री के सीड्स है, जो कि बेशक फुली रिफाइंड नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री को सेंस कर पाओगे, और यही ज़ावियन तुम्हें करना होगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो सुनकर ज़ावियन भी मोटिवेट होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि अब हमें एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैं इतनी दूर हारने के लिए नहीं आया। मैं कुछ भी करके बुद्धि हर्ड को हासिल करूंगा ताकि मैं डोशिंग लेवल में प्रमोट करके जा सकूं। ज़ावियन के ये जज्बा देखकर तो उसके दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, मगर तभी अचानक बाहर की तरफ हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पेविलियन के अंदर काफी ज्यादा तेज गोल्डन एनर्जी लैंड करने लगी, जिसे महसूस करके वहां पर मौजूद स्टार फॉलिंग पेविलियन के जितने भी एक्सपर्ट और एल्डर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर फौरन से पहुंच जाते हैं। इवन के मास्टर डियाब्लो, ज़ावियन और उसके बाकी के दोस्त भी फौरन से उस गोल्डन एनर्जी के पास आकर पहुंच चुके थे, और इसी मिस्टीरियस एनर्जी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।